धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजनीति को, कूटनीति को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिख रहा होता है वो बहुत कुछ घट रहा होता है। ये बात गाजा की जो जंग चल रही है, फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है, 4 महीने 10 दिन का आज वक्त हो चुका है, उसको लेकर बड़ी आसानी से कही जा सकती है। कभी लगता है कि इसराइल की बैंड बज गई है, मूडीज उसकी रेटिंग गिरा दे रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, आवाजाही समुद्र के रास्ते उसकी रुक गई है, उसकी अंदरूनी जो राजनीति है उसमें बड़ी उठापटक चल रही है, लोग उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके मारने में तो कोई कमी नहीं आ रही है। पहले उत्तरी गाजा में मार रहा था, फिर साउथ गाजा में मार रहा था, फिर सेंट्रल गाजा में मार रहा था, और राफा बॉर्डर पर वो लोगों को मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि पूरी दुनिया चिंता जता रही है, और इसी के साथ एक घटनाक्रम और चल रहा है। दौरे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई रूस जा रहा है, कोई रूस से निकलकर कहीं और जा रहा है, कोई तुर्की से निकलकर जा रहा है, और ईरान के विदेश मंत्री के भी हाल फिलहाल में दौरे हुए हैं। लेकिन उसी दौरान बहुत कुछ घट रहा है। इससे कहा जा रहा है कि भैया ये सब चल क्या रहा है, कुछ रुक क्यों नहीं रहा है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, मीडिया स्टार बल के संपादक हैं, और मिडिल ईस्ट पर खास तौर पर अपनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात कराने का मुझे मौका दिया। पहले इजराइल के हालात को लेकर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, अगर अमेरिका उसकी मदद ना करे वो चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके मारने में तो कोई कमी आ नहीं रही है सर। नहीं, अमेरिका मदद ना करे वो चल नहीं पाएगा, ये बात, यही असल हकीकत है। अगर अमेरिका मदद ना करता तो ये जंग इतनी लंबी ना चलती। हमें आपको याद रखना चाहिए कि जंग शुरू होने के 2-3 दिन के अंदर ही जो बाइडेन ने दौरा किया था। न सिर्फ जो बाइडेन ने, बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, जर्मन, फ्रेंच, सारे लीडर्स वहां पर आए थे। तो उनकी मदद से अब तक ये कत्लेआम और जो गाजा में जितने लोगों को मारा जा चुका है, 28,000 से ज्यादा फिगर हो चुके, उसमें उनका हाथ है। दूसरी बात जो आपने कही कि कभी लगता है इजराइल कमजोर हो रहा है, कभी लगता है कि वो कत्ल तो जारी रखे हुए। देखिए, जो उन्होंने मकसद जंग का बताया था उसको तो वो हासिल नहीं कर पा रहे। ना तो हमास को खत्म कर पा रहे, ना ही अपने जो कैदी हैं उनको वो छुड़ा पाए। तो अब जो कुछ कर रहे हैं उसके बाहर बाहर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। एयरफोर्स के जहाज जाते हैं, आम लोगों को मार देते हैं। नॉर्थ से साउथ के लिए कहा था, बहुत लोग शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे, अब उनको वहां भी मौत का सामना है। और बड़ा मज़हका खेज बड़ी बात यह है, जिसमें सुनकर के अफसोस और हंसी दोनों आती है, कि जब अमेरिका और इजराइल दोनों अपने अपने तरीके से कहते हैं कि सब हम आम लोगों को नहीं मार रहे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद 28,000 लोग मारे जा चुके और नामालूम कितने हजार मलबे में दबे हुए हैं। तो ये है। लेकिन अमेरिका तो ये भी कहता है ना कि जितना मोहतात इजराइल है लोगों की रक्षा करने में कि जंग के दौरान वो कम मारे जाएं, उतने तो हम भी नहीं रहते हैं। ये अब ये देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कितनी बड़ी मजबूरी है। वो इजरायली लॉबी से इतने एक तरह से खौफजदा, या इलेक्शन का दौर है, फंड्स भी चाहिए उन्हीं से, तो उसके वजह से वो किस हद तक इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर दी जिसमें कई सोर्सेस के हवाले से कहा कि उन्होंने कम से कम 3 बार नेतन्याहू को आस होल कहा, यानी गधा कहा। तो ये अंदर अंदर इख्तलाफ तो है, लेकिन जो इजरायली लॉबी वहां पर है उसके दबाव में वहां की हुकूमत उसको बचाने का काम पूरा कर रही है। ठीक है, अमेरिका और तमाम यूरोप जो है वो खड़ा हुआ इजराइल के साथ, इसलिए इजराइल अभी चल रहा है। लेकिन वो दावे कहां गए जो कह रहे थे कि जैसे ही जमीनी जंग शुरू होगी गाजा में, जमीनी जंग क्यों शुरू नहीं करता इजराइल, जमीनी जंग शुरू करके दिखाए फिर पता चल जाएगा। उन दावों का क्या करें? हाँ, दावे खूब किए थे, और अब खुद इजरायली फौज का यह हाल है कि वहां से छुट्टी लेके भागते हैं और डांस करते हैं वहां से जब जान बच जाती है। तो दावे अलग होते हैं, हकीकत अलग होती है। देखिए, जंग नंबर 1 उसूल है फौजी से फौजी की जंग, वो इजराइल नहीं कर रहा, आम लोगों को कत्ल कर रहा है। जहां भी
जंग जैसी कोई चीज है अगर कहीं है, जो हमास और दूसरे जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो मुसलसल इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितना मुमकिन हो सकता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। वो उनके उनके साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं, मसलन हिजबुल्लाह है, यमन के हूती हैं, इराक के मैं हजबुल आपको यहाँ शाती हैं। बीच में रोक रहा हूँ सर, माजरत चाहूंगा। जब इन्हें पता था हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, तो जो 7 अक्टूबर को अब हमला किया था उसे 1 आध साल बाद कर लेते और अपने पास एयरफोर्स बना लेते पहले। नहीं, एक आध साल में वहां एयरफोर्स बनने के इम्कान कहां है? 16 साल से पाबंदियों में था गाजा, चारों तरफ से घिरा हुआ, इजराइल की निगरानी में था। वहां एयरफोर्स बनने के कोई चांस नहीं थे। और जितने ये हथियार हैं भी उनके पास, उनके बारे में ये कहा जाता है कि या तो असेंबल किया गया, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचा है, या बिल्कुल जो वेस्ट चीजों में से एक आर्ट होती है ना कि मलबे में से कोई चीज निकाल करके बना लें। अब तो वो पाइपों से, जो स्ट्रीट लाइट में लगे हुए पोल होते हैं उनसे, और किन किन चीजों का इस्तेमाल करके वो हथियार बना रहे हैं। उनके पास वो गुंजाइश अभी साल 2 साल में कुछ होने वाली ऐसी नहीं थी। उन्होंने बहरहाल इतना बड़ा तो हमला किया जिससे कि वो जो जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी कहा जाता है वो कुछ भी ना रही, और वो सब धराशायी हो गई। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने तरीके से असेसमेंट जरूर किया होगा, और उस असेसमेंट के नतीजे में जो मिसाल के तौर पर हूथी जिस तरह से मजबूती से खड़े हुए इनके साथ, जी ये उस असेसमेंट का हिस्सा जरूर होगा कि हम यहां करेंगे, आप लोग वहां उन्हें रोकना। तो वो एक आपस में तालमेल नजर तो आ रहा है। अमेरिका जाकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का यह कहना कि 7 अक्टूबर का हमला बहुत बड़ा जुल्म था और कोई भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहरा सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि खुद इजरायलियों ने कितने लोगों को मारा था। हमने वो भी देखा कि अपेची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। वो जो फिल्म फेस्टिवल था, उस पर जो इजरायली लोग थे उन्होंने खुद मारे, और जो उन्होंने रेप के इल्जामात लगाए थे उसको वापस लेना पड़ा। बच्चों का कत्ल कर दिया गया, वो सारे इल्जामात वापस लेने पड़े। तो उन्हें उन 1200 लोगों के मारे जाने में पहले वो इन्वेस्टिगेशन होने देनी चाहिए। इजराइल में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जा रही कि कितने लोग किसने मारे थे। उस इन्वेस्टिगेशन की का अगर नतीजा आ जाए तो ये जो देखिए, जॉर्डन की मैं बताऊं, जॉर्डन और मिस्र, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए और अमन समझौता किया। अमन समझौता इस तरह से कि इजराइल के मददगार के तौर पर ये खड़े रहे, और आज भी ये इजराइल के मददगार ही हैं। अब इनके नामों से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये शाह अब्दुल्ला हैं तो ये मुसलमान है, फिलिस्तीनियों की हमदर्दी की बात करेंगे, वो कुछ करते नहीं है ऐसा। लेकिन मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा था आपके सामने क्योंकि दौरे बहुत हो रहे हैं। खबर ये आई है अब कि इजराइल में जो मोसाद का चीफ है उसको रवाना कर दिया गया काहिरा के लिए, तो वो भी दौरा करने जा रहा है। और पेरिस में भी जो है खूब दौरे हो रहे थे, लेकिन कुछ निकला नहीं। अब क्या संभावना लगती है जंगबंदी की? देखिए, एक काउंटर प्रपोजल भेजा था हमास ने, और हमास ने यह कहकर के भेजा था कि हमने अपने जो दूसरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उन सब के साथ बहुत गहराई से राय मशवरा करके हमने एक काउंटर प्रपोजल भेजा है। उस प्रपोजल के आने के बाद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने जो दौरा किया, उन्होंने इजराइल में ये कहा कि जो कुछ हमास मांग रहा है, जो कुछ हमास की कंडीशंस हैं, वो सारी तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन बातचीत की गुंजाइश है। यानी उससे उनकी मजबूरी, अमेरिका और इजराइल किस हद तक मजबूर हैं वो जाहिर हो रहा था। अब काहिरा, चूंकि हमास की लीडरशिप काहिरा में मुलाकात कर चुकी है, और ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो वहीं हैं, चूंकि सिक्योरिटी की वजह से बहुत सी खबरें बाहर नहीं आती हैं। तो अब काहिरा में CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, जो पहले वहां फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे, वो शिनबेट के जो इजरायली खुफिया एजेंसी है उसके भी हेड वहां पर जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक प्रपोजल है जिसका जिक्र जो बाइडन ने जॉर्डन के बादशाह के साथ मुलाकात के बाद कहा है कि 6 हफ्ते के लिए एक
जंग बंदी की बातें हो रही हैं, वो हो सकता है वो कहीं आगे बढ़े। तो ये काहिरा में वही कोशिश नहीं, है। क्या इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, जो ये सवाल मैंने आपके सामने पहले भी रखा था कि भैया पेरिस में बैठ के बात कर रहे हो, वहां हमास तो है नहीं, अब यहाँ हमास है और हमास ने कहा कि मेरे से बैठ के सीधे बात करो, तो काहिरा को चुना गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो चूंकि पेरिस नहीं जा सकते थे और इनको बात यही करनी थी, और शायद वहां जो उन्होंने बात की थी वो इसीलिए की थी कि हमास यहां ना हो, तो उन्होंने आपस में मिलकर के बात की। लेकिन असल में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं जंग के, उससे ऐसा नहीं है कि कोई इजराइल का कोई बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि मरने वालों की तादाद फिलिस्तीनियों की बढ़ रही है, चूंकि वो एयरफोर्स से हमले करते हैं और मार करके चले जाते हैं। लेकिन इजराइल की भी हालत अच्छी नहीं है। खुद नेतन्याहू इस बात को अलग अलग तरीके से जाहिर कर चुके हैं। आईसीजे के जजमेंट आ जाते हैं, यूएनएससी से प्रस्ताव पास हो जाता है, दो बार यूएनजे से प्रस्ताव पास हो जाता है, अमेरिका धमकाता रहता है, अगल बगल के तमाम देश बोलते रहते हैं ये मत करो, राफा बॉर्डर में वो मत करो, लेकिन फिर भी ज्यादती जारी है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ दौरे कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने हाल फिलहाल में एक दौरा किया है जी। पहले वो लेबनान गए, फिर उसके बाद सीरिया गए, लेकिन जब वो लेबनान में थे तो उसी वक्त हिजबुल्लाह के 2 लोगों को मार दिया, और आज फिर 3 के मारने की खबर है, यानी 5 लोगों को पिछले 24 घंटे के दौरान आईडीएफ मार चुकी है। क्या यह चुनौती नहीं है ईरान के लिए? देखिए, यकीनी तौर पर जंग की हालत है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान कोई एक ही तरफ का हो रहा है। लेकिन एक बात जो सामने खुल करके आ रही है वो ये कि कल एक खबर आई थी, अल मनार जो हिजबुल्लाह का टेलीविजन चैनल है, जिसमें जियाद अल नखाला इस्लामिक जिहाद के जो लीडर हैं उनकी मुलाकात हुई बेरूत में हसन नसरुल्लाह से, और जिसका आपने जिक्र किया कि वो दमिश्क में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने सारे जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके नुमाइंदों से या लीडर्स से उनसे मुलाकात की, और आगे जो सिनेरियो हो सकते हैं जंग के, उसके बारे में बहुत ही गहराई से राय मशवरा किया है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान ये दिया है कि अगर राफा में हमला बड़े पैमाने पर हमला होता है तो इससे क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये क्राइसिस बढ़ेगा जो एक लफ्ज जो है वो दोनों तरफ के लिए है। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों पर जुल्म होगा और इनके लिए मुश्किल बढ़ेगी, वो इजराइल के लिए भी मुश्किल बढ़ने का एक इशारा है। और 4 महीने 10 दिन हो गए हैं सर, दौरों के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, बोल बचन के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, क्राइसिस बढ़ेगा, ये सब बातें की जा रही हैं। आपको कहीं कुछ दिखता है क्या, नजर आता है कुछ? देखिए, दौरे तो राय मशवरे के लिए होते हैं। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं आजकल, ये जो वर्चुअल मुलाकातें होती हैं उसमें भी वो सारी बातें नहीं हो सकती जो फिजिकल जाकर के बातचीत हो सकती है 1 to 1। तो वो तो दौरे अपनी जगह, लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि 4 महीने 10 दिन हो गए, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन अगर फिलिस्तीनी मजबूती से जवाब ना दे रहे होते तो क्या अब तक इजराइल पूरी तरह से कब्जा ना कर चुका होता? अगर ईरान या हिजबुल्लाह या हूथी या हश्द शाबी उस जंग में जिस लेवल पर उन्होंने तय किया आगे बढ़ने का, वो ना बढ़े होते तो क्या जंग इतने दिन चलती? ये तो 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे थे। अभी 1 हफ्ते पहले अमेरिकी मीडिया ने एक रिपोर्ट दी कि 80% टनल उनके बिल्कुल इंटैक्ट बाकी हैं। फिर बाद में एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने कहा कि ये जो 20% तबाह की बात कर रहे हैं ये भी ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। तो जब इस हद तक टक्कर लेकर के ही तो बचा पाए होंगे, ये कोई सो थोड़े रहे हैं कि अपनी अपनी जगह वो कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ एक तरफा हो रहा है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि लेकिन मीडिया से वो रिपोर्टें उतनी नहीं आ रही। मैं इसी सवाल को अपने आगे बढ़ाता हूं। देखने में ऐसा लगता है कि इजराइल लेबनान में मार रहा है, फिलिस्तीन में गाजा में तो मार ही रहा है, उसकी मर्जी आती है वो सीरिया में भी मारने लग जाता है, तो वो कहीं रुक कहां रहा है सर? वो तो ये कोशिश कर रहा है कि जहां जहां से भी हमास को या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद आती है, जहां से भी उनको ताकत मिलती है, उन सोर्सेस को खत्म किया जाए, उन्हें कमजोर किया जाए। वो एक मुसलसल कोशिश है, लेकिन एक हिम्मत आज तक भी नहीं कर सके कि ईरान के खिलाफ ईरान पर कोई हमला कर सकते।
ये बात अपनी जगह नहीं, ठीक है। ईरान के भी तो बहुत सारे लोगों को मार दिया ना, ईरान में बम हमले हुए, ईरान के लोगों को इराक या सीरिया में कई जगह पे मारा है, चाहे उसमें अमेरिका शामिल हो, चाहे आईएसआईएस शामिल हो, लेकिन मारा तो है ही ना। ईरान में टेररिज्म के कुछ वाकयात हुए हैं, कोई हवाई जहाज से कोई हमला उस तरह से नहीं हुआ जिसको जंग कहा जा सके डायरेक्ट। तो कोशिश पूरी है डिविएट करने की, लेकिन जिन ताकतों को महज टेररिस्ट कह दिया जाता था, जिन ताकतों को महज नॉन स्टेट एक्टर कह दिया जाता था, सीरियस नहीं लिया जाता था, आज उन्हीं के फैसले का इंतजार अमेरिका और इजराइल को है। काहिरा में वही बातें करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान दौरे पर निकलने वाले हैं। खबर यह है कि पहले वो यूएई जाएंगे और फिर उसके बाद मिस्र जाएंगे। हाँ, तो वो तो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड किस्म का दौरा है। वो उतनी ही बातें करेंगे जितनी वहां से इशारा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यूएई आज भी इजराइल के साथ बाकायदा कारोबार कर रहा है। उनकी फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी कहाँ है। मिस्र खुद अमेरिका और इजराइल का एजेंट है, जो वहां इस वक्त हुकूमत में है। और वैसे भी इजराइल के साथ अमन समझौता इसका भी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया। तो इस दौरे के कोई मानी नहीं है। बहुत मुमकिन है वो क्यों करते हैं ये दौरे? अपने यहाँ की जनता को दिखाने के लिए करते हैं या बस सरकारी पैसे को खर्च करने के लिए करते हैं? यहाँ गाजा में मदद तक नहीं कर पा रहे हैं, यूएनआरडब्ल्यू यहाँ से भागने को तैयार हो रही है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम ये यही कह दें कि चलो भाई, दाल रोटी का इंतजाम तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते तुम्हारे लिए। नहीं, जितने की इजाजत होगी उतना ही करेंगे। गुलामी पक्की होती है, गुलामी कोई अधूरी नहीं होती। अगर अधूरी गुलामी होगी तो हुकूमतों के तख्ता पलटने का भी इंतजाम उसी दोस्त के पास होता है जो कभी भी दुश्मन बन जाता है। सद्दाम हुसैन का बेहतरीन दोस्त अमेरिका था, जब ईरान से लड़वाया उसके बाद बदतरीन दुश्मन भी वही बना, उसी ने तबाह किया। तो वो कहीं कोई दोस्ती दुश्मनी परमानेंट नहीं है। अमेरिका में तो ये कहा जाता है, और वो कभी भी किसी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो उतना ही ये करेंगे अर्दोगान साहब जितना। बिल्कुल 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 ऐसा ही। ठीक है, बात हमारी खबर है दौरों को लेकर। तो हमारी खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब और कतर जो है वो यूएनएससी जा रहे हैं भागे भागे, यानी कि वो भी एक दौरा कर रहे हैं यूएनएससी का। हाँ, तो दौरा करेंगे, वो यही बात कहेंगे। देखिए, पिछले दिनों एक बहुत ही दिलचस्प खबर लीक हुई थी जिसमें सऊदी अरब ने ये कहा अमेरिका से कि भाई सिर्फ फिलिस्तीन स्टेट बनाने का वादा करा दो इजराइल से, हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई ठोस कदम उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी किस्म की कोई बात करके आएंगे। फिलिस्तीन स्टेट का बातें करने का एक दौर चल रहा है, ऐसी कोई बात कराएंगे। हो सकता है कोई अगर वो यूएनएससी जाएंगे तो क्या राफा बॉर्डर पर इजराइल हमले रोक देगा? राफा बॉर्डर पर देखिए, कायरो में क्या कुछ होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कायरो वही जगह है जो जिससे रास्ता जाता है रफा से इजिप्ट के लिए, और इजिप्ट भी उसको भी चिंता है कि ये जंग बढ़े ना और ये रेफ्यूजी मेरे यहां ना आ जाएं। तो अब क्या कुछ बातचीत के नतीजे में क्या होता है उससे पता चलेगा। लेकिन जब कभी जंगबंदी होती है उससे पहले होता यह है कि जो लड़ने वाली पार्टियां होती हैं वो अपने अपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर बढ़ाना चाहती हैं। तो वो हमले भी होंगे, बातचीत भी होगी। बातचीत के नतीजे में क्या होगा तब कुछ पता चलेगा कि रुख क्या बनता है, किस तरफ बात जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी कैसे बताया जा सकता है। अभी तो दौरे चल रहे हैं और दौरों का दौर है, और दौरों के दौर को लेकर हमने भी इस दौर में आपके सामने एक छोटी सी कोशिश की, हालात हाजरा, दौरे हाजरा पर कुछ बातचीत करने की। अच्छी बुरी जो भी लगी हो अपनी राय बेबाक ढंग से दीजिएगा। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।